Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the classification of pools. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पूल्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूल के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था. इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस को भी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पूल्स को किन पर्टिकुलर टाइप्स में या किन वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है. तो यहाँ पर मैंने पूल्स को 4 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट वन इज द प्राइस पूल, सेकेंड वन इज द आउटपुट पूल, थर्ड वन इज द मार्केट पूल. मार्केट पूल में भी हम इसको कस्टमर्स के बेसिस पर, प्रोडक्ट्स के बेसिस पर और टेरिटरीज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. और इसी तरह से फोर्थ वन होता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द इनकम और प्रॉफिट पूल. तो इस तरह से हम इन 4 कैटेगरीज को फोकस करते हुए पूल के क्लासिफिकेशन को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टाइप, दिस इज प्राइस पूल. पूल का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पूल में क्या होता है. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ कॉमन मैटर्स को इंक्लूड करती हैं. एक्सटर्नल अफेयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं ये, और इंटरनल अफेयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं. और उन कॉमन मैटर्स पर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हुए क्या करती हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं. तो हम इसको पूल का नाम देते हैं. पहले बात करते हैं हम प्राइस पूल की. क्या होता है प्राइस पूल में? सम प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट्स आर एंटर्ड इनटू. द मेंबर्स मीट periodically and discuss matters related to selling price of the product or services. They may also discuss about matters related to selling, such as advertising, terms of delivery, discounts, and so on, and may agree to adopt common practices in all these matters. कुल मिला के जब प्राइस पूल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट होता है पूल मेंबर्स के बीच में. यानी कि जितने भी पूल मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसके रिगार्डिंग हर मेंबर प्राइस के रिगार्डिंग कोऑपरेट करता है. इसके लिए मेंबर्स क्या करते हैं, पीरियडिकल बेसिस पर मीटिंग को फिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और उस पर्टिकुलर प्लेस पर ये सारे मेंबर्स प्राइस के रिलेशन में, यानी कि प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप के मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं. ये देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी प्राइस, सेलिंग प्राइस के रिलेशन में, और उसको लेकर सारे मेंबर्स प्रॉपर डिस्कशन में रहते हैं. अब ये जो पीरियडिकल मीटिंग हो सकती है ये मंथली बेसिस पर हो सकती है, वीकली बेसिस पर हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पर हो सकती है. यानी कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पूल एग्रीमेंट. अच्छा, प्राइस के साथ साथ जो इसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, जो सेलिंग से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स हैं, इनको भी प्राइस पूल में इंक्लूड किया जा सकता है. क्या क्या मैटर्स है? जैसे एडवर्टाइजिंग का वे क्या होगा, प्रमोशन के लिए किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है. ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए. यानी कि सारी फर्म्स एक कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं. ये भी मैटर इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है. टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, यानी कि जब प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराया जाएगा तो उसकी डिलीवरी की टर्म्स क्या रहेंगी, इसको लेकर भी प्राइस पूल में डिसीजंस लिए जा सकते हैं. कितना डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट, इसके रिलेशन में भी डिसीजन को लिया जा सकता है. इस तरह से और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको प्राइस पूल के साथ में फॉलो करके उस पर एक एग्रीमेंट फिक्स किया जाता है, और जितने भी मेंबर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्राइस पूल का नाम देते हैं. ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन. सेकंड वन इज द आउटपुट पूल. अंडर आउटपुट पूल all the members of the pool agree to control the supply of the output on the basis of demand. यानी कि आउटपुट पूल में जितने भी पूल के मेंबर्स हैं वो प्रोडक्ट की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पूलिंग कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड. यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई को फिक्स करने के लिए या उतनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट पूल को
फॉर्म किया जाता है। मार्केट में आउटपुट पूल के हेल्प से जो पूलिंग मेंबर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। क्या है ये ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग कंपटीशन अमंग द members by restricting the total output manufactured by all the members put together। क्योंकि जो टोटल आउटपुट है, जो भी मेंबर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और उसको रेस्ट्रिक्ट करने के वजह से जो पूल मेंबर्स है उनके बीच में कंपटीशन को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। पहले ये एस्टिमेट किया जाता है कि जितने भी पूल मेंबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में कंप्लीट डिमांड कितनी है, पहले तो उस डिमांड को एस्टिमेट किया जाता है। कंप्लीट मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करने के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई को फॉलो किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हर पूल मेंबर्स को एक पर्टिकुलर सप्लाई का टारगेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा पूल मेंबर कितनी सप्लाई को फॉलो करेगा, और जितने मेंबर्स हैं वो उतनी ही सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड वे में फॉलो करते हैं। यानी कि किसी भी कंडीशन में पूल मेंबर्स के द्वारा टोटल सप्लाई मार्केट की टोटल डिमांड से एक्सीड नहीं होती है। इससे क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है। वो इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? क्योंकि जब मार्केट में जितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई को प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे और फर्म्स एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने में सक्सेसफुल होंगी। आउटपुट में वेरिएशन होगा नहीं, जो फर्म्स है उनकी सप्लाई उतनी ही है जितनी मार्केट में डिमांड है। इसका मतलब प्राइस में कोई भी अप डाउन्स नहीं होंगे और एक पर्टिकुलर प्राइस पर सारी की सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कैपेबल हो जाएंगी। इससे फर्म्स को ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। द फर्म्स कैन अवॉइड द ओवर प्रोडक्शन सिचुएशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि मार्केट में अगर इंडिविजुअल बेसिस पे बात करी जाए, फर्म ने प्रोडक्शन किया और उसका जो प्रोडक्शन है या उसकी सप्लाई है वो डिमांड से एक्सीड कर गई, तो जो उसके प्रोडक्ट्स हैं जो सेल नहीं हुए उसे उन्हें सेल करने के लिए क्या करना पड़ता? प्राइस को कम करना पड़ता और उसे लॉस पर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना पड़ता। लेकिन अब क्या होगा, जब पूल आउटपुट पूल डेवलप कर दिया गया तो उस आउटपुट पूल के बेसिस पर केवल उतना ही सप्लाई करेंगे मार्केट में जितनी डिमांड है। इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें अपने प्राइजेस में डाउन नहीं करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर वो लॉस में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगी। तो इस तरीके से आउटपुट पूल के कॉन्सेप्ट के थ्रू पूल मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। जो प्राइस को फॉल करने की वजह से उन्हें लॉस हो सकता है, उस पर्टिकुलर लॉस को अवॉइड करा जाता है और मेंबर्स को उससे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द आउटपुट पूल। नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द मार्केट पूल। मार्केट पूल का मतलब क्या होगा? इन मार्केट पूल the markets are clearly divided among the members of the pool and the division of the market may take place in three forms: division by customers, division by products and division by territories। यानी कि मार्केट पूल में जो मार्केट को मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो कंप्लीट मार्केट है जहां पर सारे के सारे मेंबर्स एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस कंप्लीट मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मेंबर्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इस तरह से एक मार्केट पूल को डेवलप कर लिया जाता है। अब अगर मैं मार्केट के डिवीजन की बात करूं तो मार्केट को डिवाइड करने के लिए तीन तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज द डिवीजन बाय कस्टमर्स, सेकेंड वन इज डिवीजन बाय प्रोडक्ट्स, थर्ड वन डिवीजन बाय टेरिटरीज। पहले की बात करते हैं डिवीजन बाय कस्टमर्स। यहां पे क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जितने भी पूल मेंबर्स हैं वो जिन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं, उन टोटल कस्टमर्स को पहले काउंट किया जाता है, उनका एक पूल डेवलप किया जाता है और फिर उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो कस्टमर ग्रुप जिस पर्टिकुलर फर्म के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल होता है, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर
उस पर्टिकुलर पूल मेंबर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि वो पूल मेंबर क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इनके बीच में जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, डिवीजन बाय प्रोडक्ट्स। हर फर्म एक जैसे प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करती है। क्या करती है फर्म, है ना, यहां पर वेरिएशंस को फॉलो किया जाता है। जितने भी पूल मेंबर्स हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और हर पर्टिकुलर फर्म एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस करती है और वही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराती है अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट के बेसिस पर भी मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। द थर्ड वन इज द डिवीजन बाय टेरिटरीज। टेरिटरीज के बेसिस पर भी मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। टेरिटरीज के बेसिस पर जैसे लोकल पूल्स हो सकते हैं, रीजनल पूल्स हो सकते हैं, नेशनल पूल्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पूलिंग भी की जा सकती है टेरिटरीज के बेसिस पर। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया बेसिस पर ऑपरेट कर रही है, नेशनल बेसिस पर ऑपरेट कर रही है, तो इंडिया इज कंप्लीट टेरिटरी। नाउ मान लीजिए कि पूल के अंदर 4 मेंबर्स हैं। अब हर मेंबर क्या करेगा, इन्होंने क्या करा, पूरे इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन एंड साउदर्न जोन। और इन 4 पार्ट्स में हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग अलग पार्ट में ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि कंपनी ए है, मान लीजिए वो ईस्टर्न जोन में काम कर रही है, बी वेस्टर्न जोन में, सी नॉर्दर्न जोन में, डी साउदर्न जोन में। तो इस तरह से क्या करा जाता है, कंप्लीट मार्केट को टेरिटरी के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और हर फर्म क्या करती है, अलग अलग जोन में या अलग अलग टेरिटरीज में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। पर्पस क्या है, पूलिंग का पर्पस है कंपटीशन को कंप्लीटली अवॉइड कर देना। तो इस तरह से इस कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हम इस पूल को मार्केट पूल का नाम देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, मार्केट पूल इज इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आपको बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। प्रमोशन कब करना होता है, जब कंपटीशन होता है और आप आगे निकलने की होड़ में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हो, लेकिन कंपटीशन ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, मार्केट पूल के कॉन्सेप्ट के थ्रू सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिड्यूस कर दिया जाता है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। द लास्ट वन इज द इनकम और प्रॉफिट पूल। क्या मतलब है इनकम और प्रॉफिट पूल का? सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड और थोरो प्रैक्टिस है इन द पूलिंग अरेंजमेंट। मैक्सिमम लेवल पर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। इनकम पूल के अंदर जितनी भी कंबाइनिंग यूनिट्स होती हैं वो अपने कंप्लीट रेवेन्यू को पूल करती हैं, या फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट्स होते हैं जो उनके द्वारा अर्न किए गए हैं उनको वो पूल करती हैं और फिर उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाता है और जितना बैलेंस बचता है उन्हें एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम इस पूल को नाम देते हैं इनकम और प्रॉफिट पूल। इनकम पूल है तो एंटायर रेवेन्यू को पूल किया जाता है, प्रॉफिट पूल है तो ग्रॉस प्रॉफिट को पूल किया जाता है, उसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है और जितना बैलेंस है वो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर पूल मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। देन सच टाइप ऑफ पूल इज नोन एज इनकम पूल और प्रॉफिट पूल। क्लियर? सो दीज ऑल आर the different types of pools. Thank you.